नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो पीछे वाले को लोग को जो नहीं दिख रहा है वो थोड़ा इस साइड आ जाइए। ठीक है, ओके। तो अभी ठीक है ना? ओके। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का मेथड में जनरली क्या होता है, लेवल 1 भी होता है, लेवल 2 भी होता है और लेवल 3 भी किया जाता है। जनरली लोग जब बेसिक एग्जाम देते हैं तब जनरली बेसिक के बाद जनरली लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट प्रीफर करते हैं। थोड़ा इजी मेथड है। ठीक है, कुछ लोग आरटी भी सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग यूटी पे भी जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम मेरे को इजी है तो जल्दी दे दो। हाँ, आपका जिसमें ग्रिप है वो आप जल्दी से एग्जाम दीजिए और जल्दी से पास हो जाएंगे। ठीक है, ओके। हम आज बात करेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट मेथड के बारे में। जो लोग लेवल 2 या तो लेवल 3 करना चाहते हैं उसके लिए पूरा का पूरा डेप्थ में ये सीरीज रहेगा, पूरा का पूरा सीरीज रहेगा, जिसमें टोटल 11 चैप्टर रहेंगे और ये 11 चैप्टर में हम लोग पूरा डेप्थ में जाएंगे, एक पॉइंट बाय पॉइंट में जाएंगे और यूट्यूब में भी ये पूरा सीरीज अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब देखिए। ओके, एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। पहले तो ये जरूरत क्यों है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नियर विजन जो एग्जामिनेशन होता है आंखों का और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो ये इशिरा चार्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इशिरा चार्ट। बहुत नाम डेंजर है भाई। ठीक है, आपके हिसाब से देखो जो आपको लगता है वो। ठीक है, ये चार्ट जो है वो भी हम पूरा का पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उसका सर्टिफिकेशन के बारे में, रीसर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, लेवल 2 हो, लेवल 1 हो या तो लेवल 3 हो, उसका रीसर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 11 चैप्टर है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, तो इसमें 11 चैप्टर है। एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में लेवल 1 का ड्यूटी क्या है, लेवल 2 का ड्यूटी क्या है, लेवल 3 का ड्यूटी क्या है, वो पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और हम उसके बाद चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, जो फ्लक्स लीकेज के ऊपर काम करता है। जो फ्लक्स लीकेज होता है तो वहां पे कैसे आयन पार्टिकल चिपक जाते हैं, परमिएबिलिटी कैसा होना चाहिए हमारे मटेरियल का, कौन से मटेरियल में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या मैं आपको यहाँ पे एक प्लेट दिखाता हूँ, एक पाइप दिखाता हूँ। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील का पाइप है तो क्या इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। ये कार्बन स्टील का पाइप है तो क्या इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। कितने डेप्थ में हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का, जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के मेथड है, जैसे कि यॉक मेथड, हेडशॉट मेथड, प्रोड मेथड। जनरली आता है ना यॉक मेथड, तो ये आपको पता ही है, ये यॉक मेथड आता है। ठीक है, यहां से ऊपर बटन रहता है, यहां पे एसी एंड डीसी का 2 चार्ज रहते हैं। यहां पे देखो डीसी है तो डीसी में चलाना है तो डीसी में चलाने के लिए जनरली हमारा कैलिब्रेशन करते हैं तो 18 केजी होता है। राइट, वेट लिफ्टिंग, यॉक वेट लिफ्टिंग जो है एज पर एएसएमई सेक्शन 8 एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 7 जो उसमें क्लियर लिखा है कैलिब्रेशन में T760 में कि भाई वेट लिफ्टिंग जो कैपेसिटी है वो एसी में है 4.5 केजी है। जनरली आपने पढ़ा ही होगा, ऑलरेडी मैंने समझाया भी हुआ है, बहुत सारे बैचेज हो चुके हैं तो ये रिपीटेड जैसा है। ठीक है, और डीसी जो होता है उसमें 18 केजी होता है, वो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी डिस्कस बहुत सारा सेशन में कर भी चुके हैं। उसके बाद हम लोग एसी और डीसी और हिस्टैरिसीस लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्टैरिसीस लूप है क्या, एसी क्यों सरफेस डिसकंटिन्यूटी ही पकड़ सकता है, डीसी क्यों सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी भी पकड़ सकता है, एसी क्यों सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी नहीं पकड़ सकता है, तो वो सब चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो भी मैं बोला था कि भाई एसी है वो सब सरफेस क्यों नहीं पकड़ सकता है, तो उसके बारे में मैग्नेटिक कंडक्टर है, उसके बिहेवियर मटेरियल के अंदर। जनरली मैग्नेटिक कंडक्टर होता है ना, मैग्नेटिक कंडक्टर, नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, सॉलिड मैग्नेटिक कंडक्टर, सॉलिड नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, सॉलिड होलो मैग्नेटिक कंडक्टर, सॉलिड नॉन मैग्नेटिक होलो कंडक्टर। ये सब चीज में मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है वो सब चीज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने में तो 5-6 मिनट ही लगता है, कर देते हैं, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन करने में उससे 2 गुना या 3 गुना मे बी इतना टाइम लग सकता है। तो डीमैग्नेटाइजेशन क्यों करना जरूरी है, डीमैग्नेटाइजेशन नहीं किया तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कांड हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं, मे बी इंडस्ट्री में बहुत सारा एक्सीडेंट भी होने का चांस है। तो ये सब चीज है, डीमैग्नेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है वो उसके इक्विपमेंट है।
जनरली होता है ना, ये जो हमारा व्हाइट कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको व्हाइट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो ये व्हाइट कॉन्ट्रास्ट है, ये व्हाइट कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे तो ये कैसा होना चाहिए, इसके अंदर वाटर प्लस आयरन पाउडर का मिक्सअप जो होता है, तो आयरन पाउडर ही क्यों मिक्सअप किया जाता है, आयरन पाउडर में ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कितना मिक्सअप होना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है ना। जनरली क्या होता है, खाली पानी घुसा के लगा दोगे तो क्या चलेगा, घंटा नहीं चलेगा। इसके लिए ये सब चीज हम ऑलरेडी वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 7। उसके बाद जो हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है, वो भी डिस्कस करेंगे डेप्थ में। डिसकंटिन्यूटी एंड देयर ओरिजिन एंड इट्स टाइप्स, उसके बारे में। डिसकंटिन्यूटी पहले तो जन्म से पैदा होता है, जब मटेरियल बनाया जाता है, मोल्डिंग किया जाता है, मटेरियल का कास्टिंग किया जाता है, मटेरियल को एक बीबे में ढाला जाता है, छासे में ढाला जाता है, उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आता है उसको कौन सा डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, जनरली जब इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी, मतलब जब मटेरियल का बर्थ होता है उस टाइम पे डिसकंटिन्यूटी आता है। तो पहले तो ये हमको पता करना पड़ेगा कि भाई डिसकंटिन्यूटी आता क्यों है और आता है तो फिर कैसे आता है, वो अगर पता कर लेंगे और उसको रिमूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो पता करेंगे, तब तो जाके मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हमारे लिए इजी रहेगा। वरना आप गए मटेरियल प्लेट में डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए और घंटा आपको हाथ मिला नहीं, आपको पता था कि वहां पे लेमिनेशन हो सकता है, तो लेमिनेशन भी आप बराबर प्रॉपर मेथड टेक्निक्स यूज नहीं करेंगे तो मे भी आपको ना मिले, तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसी की वजह से आपको पहले तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली जो लोग लेवल 2 करते हैं उसको तो मैं 3-3 बार इसको रट्टा करवाता हूं कि बस करो यही चैप्टर करो, बार बार यही चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी, मटेरियल का बर्थ होता है उस टाइम पे कोई डिसकंटिन्यूटी आता है तो उसको बोलते हैं इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी। जब मटेरियल प्रोसेस में जाता है, जब मटेरियल के ऊपर हम लोग प्रोसेस करते हैं, जैसे कि जब मटेरियल बन गया, मटेरियल बनने के बाद हमारे पास आ गया, प्लेट आ गया, कोई फोर्जिंग आ गया, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ फैब्रिकेशन करेंगे, ड्रिल करेंगे, ग्राइंड करेंगे, वेल्ड करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, उस टाइम पे भी डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है ना। तो वो जो डिसकंटिन्यूटी है उसको प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मटेरियल मेरा एकदम प्रॉपरली प्रॉपर टकाटक तैयार हो गया, तैयार होने के बाद यहाँ पे वेल्ड जॉइंट वगैरह, पाइप वगैरह सब, ये गास्केट वगैरह सब चीज लग गया, लगने के बाद मटेरियल प्रोसेस में गया, इसके इनसाइड में कोई गैस फ्लो होना स्टार्ट हो गया, उस टाइम पे कुछ 5 साल 8 साल 10 साल में भी प्रोसेस में जाएगा, सर्विस में जाएगा। जब ये मटेरियल पूरा फैब्रिकेशन हो गया, ड्रिल कर दिया, मशीनिंग कर दिया, सब चीज कर दिया, उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आता है उसको प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। लेकिन ये मटेरियल बनने के बाद साइट पे इंप्लीमेंट होता है, साइट में काम स्टार्ट होता है, अंदर गैस या फ्लो जो भी है, प्रोसेस फ्लो स्टार्ट होता है, उस टाइम पे जो भी डिसकंटिन्यूटी आता है वो डिसकंटिन्यूटी हम लोग बोलेंगे सर्विस डिसकंटिन्यूटी। ये तो 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है जनरली। ओके, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे 3 जगह पे आ सकता है। मटेरियल जब बर्थ होता है तब आने का चांस है, उसके ऊपर कुछ हम कांड करते हैं, मतलब कांड तो नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर फैब्रिकेशन करते हैं, उसके ऊपर मशीनिंग करते हैं, उसके ऊपर ड्रिलिंग करते हैं वगैरह, जो भी चीज करते हैं वो सब चीज प्रोसेस करेंगे, उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आएगा उसको प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। और उसके बाद जब मटेरियल कोई सर्विस में जाएगा और सर्विस के टाइम पे जो भी डिसकंटिन्यूटी आएगा, इरोड कोरोड कोरोजन हो जाता है ना, जनरली हम लोग जाते हैं ना शटडाउन में, ये दो पीछे वाले लोग तो जाके आए हैं रिलायंस के शटडाउन में, तो क्या होता है वहां पे इरोजन एंड कोरोजन की वजह से थिकनेस कम हो जाता है। ड्राइंग में दिखाया है 10 mm थिकनेस रिक्वायर्ड, और जब चेक करने बैठ रहे हैं तो 8 mm थिकनेस मिल रहा है, तो घंटा चलेगा नहीं चलेगा। और वो क्या हुआ, जो अंदर पे प्रोसेस फ्लो हुआ उसी की वजह से वहां पे इरोड कोरोड, एक ही जगह से ज्यादा इरोजन होना, उसी की वजह से डिसकंटिन्यूटी पैदा होता है, तो वो सब चीज बोलते हैं सर्विस डिसकंटिन्यूटी। तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन यूट्यूब में हम लोग रिकॉर्ड डाल रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड के पटल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चैप्टर नंबर 10 है एडवांटेज एंड लिमिटेशन। वो भी हम लोग अलग डिफरेंट मेथड है, योक मेथड है, उसके बाद हमारा प्रोड मेथड है, उसके बाद हमारा हेडशॉट मेथड है। तो ये सब मेथड के बारे में, सोलेनॉइड कॉइल राउंड करके भी एक मेथड आता है, तो वो भी मेथड है। सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है, तो अलग डिफरेंट टाइप के मेथड भी है, वो भी उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर जो 11 है वो आपको यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा दीपेश पटेल को। वेलकम माई फ्रेंड, माई सेल्फ विशाल धामेलिया, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारा
हमारा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग नॉलेज करके, वो आप वेल्डिंग नॉलेज में जाएंगे तो यूट्यूब में आपको पूरा का पूरा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड एंजॉय करिए, ठीक है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप ये नॉलेज को यूज करिए, ठीक है। जिन लोगों को लेवल 2 या लेवल 3 करना है वो दीपेश पटेल का कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को कोई टेक्निकल क्वेरी है वो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है तो ये मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनडीटी पर्सन in accordance with this recommendation practice SNTTC 1A 2020 is applicable each of the following method। देखो SNTTC 1A है वो आपको जनरली ऐसा बोलता है, रिकमेंडेशन प्रैक्टिस करता है कि बाय टोटल आप 16 मेथड में एनडीटी लेवल 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो आप लोग देख लो, ठीक है। ओके, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एज पर SNTTC 1A एडिशन 2020 जो है उसमें जनरली कितने मेथड है टोटल देखा जाए तो पहला है एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट। बहुत सारे लोग ऐसा आता है सर हमने तो BT MT RT UT ही देखा, 4 ही मेथड देखा, घंटा 4 मेथड नहीं होता है जनरली। एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में टोटल 16 मेथड है। कितना? 16। कितना? 16। जोर से बोलो, कितना? 16 मेथड। वेरी गुड। देखो टोटल 16 मेथड होते हैं और जनरली अभी मैं आपको एक एक मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूं कि कौन कौन सा मेथड है। एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग वो भी एक मेथड है, उसमें भी आप लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 कर सकते हैं। ये सब 16 का 16 किसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं? SNTTC 1A 2020 जो लेटेस्ट एडिशन, हाँ लेटेस्ट का भी मैं बात करता हूं। जो एडिशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली कुछ लोग अभी सब सर्टिफिकेट में मेरे पास है ना बहुत सारे रिन्यूअल सर्टिफिकेशन करने के लिए आते हैं, तो मैं देखता हूं ना अभी तो भाई 2006 में ही चल रहे हैं, 2006 का ही एडिशन चल रहा है। अरे भाई अब तो थोड़ा अपडेट करो, 2020 आ चुका है, 2006 के बाद तो बहुत सारे एडिशन बन चुके हैं। कुछ कुछ लोग 2011 ही घुसा रहे, कुछ लोग 2016 ही घुसा है। अब तो आपको अपडेट कर देना चाहिए। आपका जब सर्टिफिकेट आता है तो सर्टिफिकेट के अंदर लेटेस्ट एडिशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। ओके, एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, तीसरा है ग्राउंड पेनेट्रेंट रडार, उसमें भी लेवल 3 होते हैं, और गाइडेड वेव टेस्टिंग उसमें भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किया जाता है। लेसर मेथड टेस्टिंग, लीक टेस्ट, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट। यहां पे मैं स्टार कर रहा हूं, स्टार इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि कॉमन जनरली लोग ज्यादातर इसमें लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 करते हैं जनरली, ठीक है। ओके, इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टेस्टिंग और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में रेड कलर का किया है, उसका रीजन ये है, आज हम उसके बारे में पूरा थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, ठीक है। और मैग्नेटिक माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी टेस्टिंग और थर्मल इंफ्रारेड टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, वाइब्रेशन एनालिसिस एंड विजुअल एग्जामिनेशन। जनरली हम लोग यहाँ पे मैं दिखाया है ये 1, 2, 3, 4 और 5, जनरली लोग 5 मेथड में एनडीटी लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 जनरली प्रीफर करते हैं, बाकी एडी करंट टेस्ट में भी लोग करते हैं। तो ये 16 का 16 मेथड जनरली आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। अभी पहले तो ये 16 का 16 मेथड जो था ना वो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड था, मतलब ये जो मटेरियल है उसको बिना तोड़े, बिना उसको कुछ काम किए, मतलब काम तो मतलब तोड़ने की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। डिस्ट्रक्ट मतलब तोड़ना, उसको 2 पार्ट करना, या तो डिफरेंट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्ट करके भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं करना है, आपने ये जो वेल्डिंग मारा है, मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट पीस है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोलने का ये टेस्ट पीस है, ठीक है, ये तो C-SWIP का टेस्ट पीस है। ओके, यहाँ पे आपने जो वेल्डिंग मारा है वो लेको फ्यूजन है, लेको पेनेट्रेशन है, या तो अंडरकट है, पोरोसिटी है, पिनहोल है, तो ये सब चीज़ आपको ये 16 मेथड पर आप यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में भी वन में से एक मेथड है, उससे भी आपको मिल सकता है। बाकी बहुत सारे मेथड का भी अपना अपना एक लिमिटेशन है। तो आप बोलेंगे साहब स्टेनलेस स्टील में तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट घंटा नहीं कर, अरे भाई नहीं कर सकते, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का वो लिमिट है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो मैग्नेटिज्म बनता है मटेरियल उसी में कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसी में कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप आके बोलेंगे कि सब स्टेनलेस स्टील में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट क्यों नहीं कर सकते, तो उसका एक अपना एक लिमिटेशन है, ठीक है। ओके,
मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मतलब बिना तोड़े मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं फॉर लोकेटिंग द डिसकंटिन्यूटी ऑफ सरफेस और सब सरफेस। ओके, सरफेस और सब सरफेस का मतलब क्या? तो भाई देखो ये मेरा मटेरियल है, ये इसके ऊपर ओपन टू द सरफेस कोई डिसकंटिन्यूटी होगा तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में चेक कर सकते हैं। उसका थिकनेस ये होता है तो अंदर 5-6 mm या 10 mm 12 mm जो भी है उसके डेप्थ में कोई मटेरियल के अंदर डिसकंटिन्यूटी रहेगा, समझो ये सरफेस आपको दिखाएगा ना तो ज्यादा आइडिया आएगा। सरफेस के ऊपर ओपन टू द सरफेस होगा तो वो भी हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट से चेक कर सकते हैं। सब सरफेस के अंदर भी रहेगा तो भी हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं बोलने का कि भी मेरे पास यहाँ पे 50 mm का एक थिकनेस का एक मटेरियल है और यहाँ 25 mm में मुझे पहले से ही मैंने यूटी किया है, मुझे पता है यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है, तो साहब मैं तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने गया मुझे मिला नहीं। भाई उसका लिमिटेशन है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो है वो अप्रॉक्स, क्या मैं बोल रहा हूं, अप्रॉक्स जो है 6.35 mm से बिलो डेप्थ में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जनरली नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं होता है क्योंकि वहां से फ्लक्स लीकेज हमको मिलना बहुत मुश्किल है। वहां पे मैग्नेटिक जो फील्ड का स्ट्रेंथ है बहुत रहता ही नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 0 ही समझो। तो मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूं। कुछ लोग आएंगे साहब मैं तो 6 mm में कोई डिसकंटिन्यूटी था ना वो भी नहीं पकड़ पाया, तो यस मैं तो अप्रॉक्स बोल रहा हूं आपको। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 mm में भी ढूंढ ना पाए डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का लिमिट है, लेकिन है बहुत अच्छा, इजी है, एकदम फास्ट है, सीधा करंट घुसाओ काम स्टार्ट हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करो। उसके बाद मैग्नेटिक ये यॉक लगाओ, यॉक लगाने के बाद ऐसा स्टार्ट करो और यहाँ पे जो मटेरियल है उसके ऊपर पिचकारी मारो। पिचकारी मतलब पानी प्लस बाथ, उसको पहले तो बाथ बोलते हैं। बाथ मतलब पानी प्लस आयरन पाउडर या तो केरोसिन प्लस आयरन पाउडर, तो एक आगे के चैप्टर में आएगा तो मैं डिस्कस करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको अप्लाई करना है। जहाँ पे आयरन पार्टिकल जो है वो लीकेज होगा, फ्लक्स लीकेज होगा, वहां आयरन पार्टिकल चिपक जाएंगे तो आपको समझ लेना हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल में कांड है, ठीक है। ओके, तो ये सब सरफेस और सब सरफेस दोनों के मटेरियल बीच बीच भी मैग्नेटाइज, जो मैग्नेटाइज होता है उसी के अंदर हम कर सकते हैं। ओके, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। चैप्टर नंबर 1 है तो थोड़ा इजी है, तो इजी से बात करेंगे, फिर थोड़ा आगे के चैप्टर में हार्ड में जाते जाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टेक्नीशियन एंड सुपरवाइजर बी क्वालिफाइड इन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड बिफोर टेक्निक इज यूज्ड एंड टेस्ट रिजल्ट इवेल्युएटेड। कुछ लोग तो ऐसे मैंने देखे हैं इंडस्ट्री में, कुछ लोग है ना मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो करते हैं ना, साहब मैं तो पीटी में तो लेवल 2 हूं, मैं कर सकता हूं ना मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, तो इसके लिए मैंने किया, क्या घंटा किया, ऐसा नहीं चलेगा। जो आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने जाते हैं तो इट इज अ कंपल्सरी इंपॉर्टेंट दैट टेक्नीशियन हो या सुपरवाइजर हो वो क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई मतलब एनडीटी लेवल 2 होना चाहिए। व्हाटएवर आपकी कंपनी से आप लो या कोई बाहर से ले लो या ASNTTC 1A से डायरेक्ट से ले लो या तो फिर आप कोई लेवल 3 से कांटेक्ट करो, वहां पे आप ट्रेनिंग लो और आप ले लो। जब जैसे हम लोग अभी यहाँ पे करवा रहे हैं वैसा, तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग पे सीधा मैं साहब यॉक घुमा दिया, घसा दिया, हो गया मेरा काम सर, बन गया, लेकिन सर्टिफिकेट लाओ भाई, सर्टिफिकेट दिखाओ, तो घंटा सर्टिफिकेट तो उसके पास होता नहीं है। ना तो उसको कैलिब्रेशन का पता है, ना तो उसको पाई गेज यूज करना पता है, ना तो उसको जो लिफ्टिंग, लोड लिफ्टिंग होता है, यॉक का लिफ्टिंग जो होता है, लिफ्टिंग पावर ऑफ यॉक होता है वो पता नहीं है, और आज से घुस गए, ऐसा नहीं चलेगा भाई। इसके लिए यहां पे ये लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टेक्नीशियन एंड सुपरवाइजर बी क्वालिफाइड इन अ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड बिफोर, क्या लिखा है, बिफोर द टेक्निक यूज करने से पहले वो आप क्वालिफाई होने चाहिए। भले ही वो सुपरवाइजर, मैं तो मैनेजर हूं, मुझे क्या जरूरत, घंटा ऐसा नहीं चलेगा, आपको भी क्वालिफाई होना पड़ेगा। मैनेजर है तो भी क्वालिफाई होना पड़ेगा। प्लांट इंचार्ज है, अगर वो भी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने जा रहा है तो उसको भी क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, The American Society for Non-Destructive Testing recommended the use of its document recommended practice of SNTTC 1A। इन लोगों ने अपने कुल्ले टिका के रखे हैं अमेरिकन लोग, ठीक है, भले ही हमें उससे कोई मतलब नहीं है। SNTTC 1A जो है वो 2020 है, वो जनरली क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रिकमेंडेड्स मतलब क्या, बहुत सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूज। रिकमेंडेड मतलब आपको एक सजेस्ट करता है, आपको एक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। टू यूज दिस डॉक्यूमेंट
तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना चाहिए? रिकमेंडेशन प्रैक्टिस नंबर SNTTC 1A 2020, जैसे अभी हमने देखा ना, टोटल ये 2020 में इतने मेथड के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया गया है, तो वो भी एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है, वो आपको यूज करना चाहिए। दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड, तो ये डॉक्यूमेंट है क्या? SNTTC 1A 2020 डॉक्यूमेंट है क्या? तो दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड एम्प्लॉयर विद द नेसेसरी गाइडलाइन प्रॉपर्ली क्वालिफाई एंड सर्टिफाइड ऑफ NDT टेक्नीशियन इन ऑल मेथड। मतलब क्या? मतलब भाई ये जो डॉक्यूमेंट है SNTTC 1A 2020 है, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा। क्या गाइड करेगा? कि कैसे मेरे इंजीनियर को क्वालिफाई करना है, कैसे इंजीनियर को टेक्निक्स में क्वालिफाई करना है, कौन सा इंजीनियर मेरा क्वालिफाई होता है तो उसको कैसे सर्टिफिकेशन देना है, उसको ट्रेनिंग कैसे देना चाहिए, वो एक सजेस्ट करता है आपको। ठीक है, ऐसा ही करना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन वो सजेस्ट करता है कि भाई देख, इससे ऐसा करो, आप उसका ट्रेनिंग लो, आप उसको इतने थोड़ा बहुत डेप्थ में बेसिक इंफॉर्मेशन दो, और ऐसे आप प्रैक्टिकल अटेंड करो, प्रैक्टिकल की एग्जाम ऐसे लो, जनरल की एग्जाम आप ऐसे लो, स्पेसिफिक की एग्जाम ऐसे लो, ऐसा करके आपको समझाया जाता है। इसमें तो जनरली लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि लेवल 1 का ड्यूटी, लेवल 2 का ड्यूटी, लेवल 3 का ड्यूटी क्या है, वो ड्यूटी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो SNTTC 1A 2020 है मेरे भाई, प्रोवाइड द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब क्या? एम्प्लॉयर मतलब कोई कंपनी है, उसको गाइडलाइन करेगा कि भाई आपके इंजीनियर को कोई NDT मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करवाना है, या तो रेडियोग्राफी टेस्ट करवाना है, या तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट करवाना है, तो ऐसे ऐसे काम करवाओ, ऐसे ऐसे उसको सर्टिफिकेशन करो, उसको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दो, उसको सर्टिफाई करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, टेक्नीशियन हो या कोई भी मेथड हो, ऑल मेथड में। ठीक है, ऑल मेथड, तो सभी मेथड में वो इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लायंस विद दिस डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर मस्ट इस्टैब्लिश्ड। देखो यहां पे मस्ट वर्ड आया। जब मैं आपको यहां पे कोई कोड समझाता हूं तो कोड में मस्ट वर्ड आएगा, कोड में मे बी वर्ड, सॉरी शुड बी, शुड, एक मिनट, कोड में जब मस्ट वर्ड आएगा, ठीक है, कोड में जब शेल बी वर्ड आएगा, कोड में जब शेल वर्ड आएगा, ठीक है, तो ये तीनों का मतलब आपको ऐसा समझना है, यही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा बोलेंगे कि ये मेरे को यहाँ पे ऐसा लिखा है कि भाई मस्ट अप्लाई, ये व्हाइट कॉन्ट्रास्ट आपको अप्लाई करना ही, ऐसा इन केस लिखा है, मस्ट लिखा है, तो आपको अप्लाई करना ही है। अरे मेरे पास व्हाइट कॉन्ट्रास्ट खत्म हो गया, मैं नहीं करेगा, ऐसा घंटा नहीं चलेगा। ठीक है, मस्ट लिखा है तो करना पड़ेगा, शेल लिखा है तो करना पड़ेगा, शेल भी लिखा है तो भी करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, ये अगर कोई सेंटेंस के अंदर मस्ट, शेल बी एंड शेल आएगा तो आपको वो फॉलो ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलता है, पता है ना, हमारे यहाँ पे तो बहुत फेमस वर्ड है, चलता है साहब, इतना क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो कर लिया साहब, देख लो ना जल्दी से। क्या घंटा देखे, विजुअल तो ओके है नहीं, तुमने बिना विजुअल किए ऐसे ही सीधा व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगा दिया और सीधा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट परफॉर्म कर दिया है, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। आपको अवेयर करना, अवेयर होना पड़ेगा, आपको एक फाइट करना। प्रोडक्शन इंजीनियर को तो क्या है, उससे तो प्रोडक्शन से मतलब है। क्वालिटी इंजीनियर, NDT टेक्नीशियन, उसका ड्यूटी है, उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। अगर कोई भी चीज कुछ गलत हो गया, कुछ साइड पे जाके फटा, तो आपकी तो फटेगी ही फटेगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, और वो आपके ऊपर आएगा इल्जाम। अगर क्रॉस इंक्वायरी होगा ना कि ये किसने किया था मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, उसने क्रैक क्यों नहीं पकड़ा, उसने क्या खाली व्हाइट डेवलपर, ये सॉरी व्हाइट कॉन्ट्रास्ट डाल के ही निकल के आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अभी मस्ट में समझा दिया, शेल समझा दिया। कभी कभी शूड आता है, शूड, कभी शूड भी आता है, कभी मे आता है, कभी मे भी आता है। तो ये चारों मीनिंग ऐसा है कि आपको सजेस्ट करता है, करना है तो करो, वरना आपके डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। बाहर में जाओ ऐसा तो मैं नहीं बोलेगा, हाँ करना है तो करो, वरना आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर शुड आया, शुड भी आया, मे भी आया, तो वो आपको सजेस्ट करता है कि ऐसा करना चाहिए। करना है तो करो, नहीं करना है तो आपका मर्जी, वो कोई आपको गोली से नहीं देगा। लेकिन अगर मस्ट, शेल एंड शेल भी आया तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपको गोली तो नहीं देंगे, लेकिन कम से कम NCR दे देंगे। ठीक है, ओके। दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द प्रॉपर क्वालिफिकेशन, ये बात हो गया। कंप्लायंस विद डॉक्यूमेंट इज मस्ट एस्टैब्लिश। देखो दिस डॉक्यूमेंट कौन सा, ये डॉक्यूमेंट ऐसा भी बोलता है, कंप्लायंस विद दिस डॉक्यूमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट एस्टैब्लिश्ड
रिटर्न प्रैक्टिस, ये डॉक्यूमेंट ऐसा बोलता है SNTTC 1A कि आपकी कंपनी के अंदर रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। और वो जो रिटर्न प्रैक्टिस है वो क्या डिस्क्राइब करना चाहिए, क्या अंदर होना चाहिए, टेक्नीशियन विल कैसे ट्रेन किया जाएगा, टेक्नीशियन का कैसे एग्जाम दिया जाएगा, टेक्नीशियन को कैसे सर्टिफाइड किया जाएगा, वो सब चीजें आपकी कंपनी के रिटर्न प्रैक्टिस में होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी मैंने इंडस्ट्री में, यहाँ पे मैं नाम तो नहीं देगा कंपनियों का, लेकिन कम से कम सिटी का तो नाम दे सकते हैं ना, उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अंकलेश्वर है, बड़ौदा है, सूरत में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है, वहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस होता ही नहीं है। भाई साहब डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करके आ गए, लेकिन पता चला कि रिटर्न प्रैक्टिस तो है नहीं। जब ऑडिट बैठेगा तब पता चलेगा और तब फंसेंगे, तब बराबर NC आएगा ना, तब लगेगी कि हाँ यार ये जरूरी था और हमने किया नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग है ना, चलता वर्ड है ना, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अरे वो यार शर्म करो हम लोग कि यार 25 साल हम आगे थे गल्फ कंट्रियों से, कितने 25 साल आगे थे, और आज हम 50 साल पीछे निकल गए हैं। मतलब कितना फटका पड़ गया है। क्यों? क्योंकि चलता है ना साहब, कौन देखने वाला, मेरा काम बन गया, भाड़ में जाए जनता। ऐसा ही होता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी कंपनी के अंदर अगर NDT होता है तो आपकी कंपनी के अंदर रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए, रिटर्न प्रैक्टिस होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे मैसेज करते हैं कि साहब आपके पास कोई एग्जाम्पल के लिए रिटर्न प्रैक्टिस है कि नहीं है। तो यस, हमारे पास तो कॉल आते हैं तो हमको देना ही है, हम लोग आपको ऐसे ही दे देंगे, लो भाई ये रिटर्न प्रैक्टिस है, आप दे दो। कभी एक टाइम मिलेगा तो मैं रिटर्न प्रैक्टिस का भी एक बड़ा सा सेशन लेगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। ये रिटर्न प्रैक्टिस में क्या लिखा होगा कि आपका इंजीनियर है, ट्रेनी है, जो भी है, उसको कैसे ट्रेनिंग कर देना है, उसको कैसे एग्जामिनेशन करना है, उसको कैसे सर्टिफाइड करना है, उसके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे, होना चाहिए। ठीक है, द स्टूडेंट इज एडवाइज टू स्टडी द लेटेस्ट। याद रखो, जब यहाँ पे आप पढ़ने आते हैं तो आपको हम वही एडवाइस करेंगे कि आपको लेटेस्ट SNTTC 1A का जो एडिशन चल रहा है, अभी तो 2020 चल रहा है, तो वही आपको फॉलो करना चाहिए। और कुछ क्लासरूम ट्रेनिंग है वो मैंने RT के वीडियो में ऑलरेडी ये पॉइंट को डेप्थ में समझाया है। ठीक है, RT का एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन चैप्टर नंबर 1 में पूरा डेप्थ में समझाया है। ठीक है, तो आप ये समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, कितने टाइप के लेवल है? तो जनरली देखे मेरे भाई, अगर कोई क्लाइंट होता है, कोई कंपनी होता है, वो अपने हिसाब से लेवल डिसाइड कर सकता है। लेकिन SNTTC 1A ऐसा बोलता है कि जनरली 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, NDT लेवल 1, NDT लेवल 2 एंड NDT लेवल 3। तो आपके हिसाब से, आपका रूल्स के हिसाब से उसको अप एंड डाउन। कुछ लोग होते हैं ना, एक NDT कोऑर्डिनेटर है लेकिन वो भी NDT लेवल 2 है, एक NDT लेवल 2 है, वो टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहा है, वही सेम NDT लेवल 2 है, वो कोऑर्डिनेटर का काम कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी कंपनी डिसाइड करता है, लेकिन जनरली लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 ऐसे 3 क्वालिफिकेशन होते हैं। ठीक है, जनरली, अप्रॉक्स जनरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 बेसिक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयर मे बी सबडिवाइडेड दिस लेवल ऑफ द सिचुएशन वेयर द एडिशनल लेवल एंड डीम्स नेसेसरी टू द स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो एम्प्लॉयर अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है NDT लेवल 1 ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। NDT लेवल 1 कुछ लोग ऐसा डाल देंगे कि NDT लेवल 1 टेक्नीशियन, NDT लेवल 2 कोऑर्डिनेटर, NDT लेवल 2 इंजीनियर, ऐसा भी डाल सकते हैं ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जनरली यहाँ पे तो मैं तीन के ऊपर डेप्थ में थोड़ा डिस्कस करेंगे। While the process being initially trained, qualify and certify the individual shall be considered as a trainee। जब आप कोई क्लासरूम में बैठे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, या तो कोई ट्रेनिंग, कोई आपकी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग लेने बैठे हैं, आपको अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, आप ट्रेनिंग लेने बैठे हैं, साहब मैंने तो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है साहब, अभी तो मैं NDT लेवल 2 हो गया हूँ। हो गया का घंटा हो गया, आपको नहीं हुए हैं, आप अभी ट्रेनिंग ही गिने जाएंगे। जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक आप इवेल्युएशन भी नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट भी नहीं दे सकते, आप NDT को परफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये लाइन नहीं लिखा होता ना तो बहुत सारे लोग है ना डिफरेंट मीनिंग निकालते। वो क्या होता है, सर मैं तो NDT लेवल 2 हूँ मतलब दिखाओ सर्टिफिकेट। सर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, तो अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप ट्रेनिंग ही गिने जाएंगे, तो आपको वो NDT लेवल 2 नहीं है आप। इसके लिए यहाँ लिखा है व्हाइल द प्रोसेस बीइंग इनिशियली ट्रेंड, जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तब, या तो क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब, या तो आप सर्टिफिकेशन अभी आपका वेटिंग है, या तो सर्टिफिकेट लेने का आप कुछ सोच रहे हैं तब, द इंडिविजुअल शुड बी कंसिडर एज अ ट्रेनी, तब आप ट्रेनी ही गिने जाएंगे। ठीक है, ओके।
तो ट्रेनी शुड वर्क विथ सर्टिफाइड इंडिविजुअल। ओके, ट्रेनी जो है वो कोई सर्टिफिकेट वाला है बंदा या तो कोई सर्टिफाइड इंजीनियर है, उसके साथ काम कर सकता है, ठीक है, उसके साथ काम कर सकता है, लेकिन वो एनडीटी परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। द ट्रेनी शुड नॉट इंडिपेंडेंटली कंडक्ट इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन एंड रिपोर्ट रिजल्ट ऑफ एनडीटी टेस्ट। एनडीटी टेस्ट का वो रिजल्ट डायरेक्टली नहीं दे सकता है। द रिकमेंडेशन टेक्निकल नॉलेज स्किल सेट एंड 3 बेसिक लेवल। कितने लेवल है? कितने लेवल है? 3 बेसिक लेवल है, ठीक है। टोटल 3 बेसिक लेवल के बारे में बात करते हैं। लेवल 1, लेवल 1 का ड्यूटी क्या है? सबसे पहला तो एनडीटी लेवल 1 इंडिविजुअली शैल हैव सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उसके पास। एनडीटी लेवल 1 करने जा रहे हैं तो आपके पास या तो एनडीटी लेवल 1 आप हो गए हैं तो आपको सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, कोई भी जो भी मेथड करने जा रहे हैं उसमें, ठीक है। एंड स्किल टू बी क्वालिफाइड प्रॉपरली परफॉर्म द स्पेसिफिक कैलिब्रेशन। समझो आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने जा रहे हैं तो आप कैलिब्रेशन भी करते आना चाहिए आपको। फिर ऐसा बोलेंगे साहब मैं तो लेवल 1 हूं, मैं नहीं कर पाएगा कैलिब्रेशन का घंटा, ऐसा नहीं चलेगा। लेवल 1 का ये ड्यूटी है, आपको क्वालिफिकेशन करना आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, आप एनडीटी स्पेसिफिक इवेल्युएशन एंड एक्सेप्टेंस रिजेक्शन कर लेने चाहिए, रिटर्न इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिकॉर्ड रिजल्ट आप कर लेने चाहिए। लेकिन रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगा तो कुछ लोगों का रिटर्न प्रैक्टिस कंपनी का ऐसा होता है कि भाई देखो आप है ना लेवल 1 है वो खाली एनडीटी परफॉर्म ही कर सकता है, रिपोर्ट रिवेल्यूशन वो सब नहीं कर सकता, ऐसा लिखा हुआ है और सब साइन स्टैम्प वगैरह है, तो फिर आप इवेल्युएशन नहीं कर सकते। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, एक प्लेट है उसमें लॉन्ग सिम है, उसमें आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने गए, आपका रिटर्न प्रैक्टिस में ऐसा लिखा है कि यस आप लेवल 1 है और लेवल 1 कैन ऑल्सो रिटर्न इंस्ट्रक्शन हमारा है कि कैन ऑल्सो रिकॉर्ड रिजल्ट भी कर सकता है और एक्सेप्टेंस रिजेक्शन दे सकता है, तो फिर आप एनडीटी करने जाएंगे वहां पे लॉन्ग सिम पे, आपको कुछ डिफेक्ट मिला तो आपको कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न इंस्ट्रक्शन अगर लेवल 2 या लेवल 3 का है तो, लेवल 2 या लेवल 3 का रिटर्न इंस्ट्रक्शन है तो फिर कॉल में नहीं चलेगा। यहां तो कर लेना, कुछ लोगों का रिटर्न प्रैक्टिस ऐसा होता है कि भाई लेवल 1 ओनली टेक्नीशियन के काम ही कर सकता है, मतलब वो इवेल्युएशन रिजल्ट वगैरह सब नहीं कर सकता, उसके लिए लेवल 2 कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे, तो फिर आप लेवल 2 कर लेंगे, साहब अंडरकट है, फेल, रिजेक्ट आप ऐसा बोल के आ जाएंगे, नहीं चलेगा। आपका कंपनी का रिटर्न प्रोसीजर कैसा है वो देखना पड़ेगा। रिटर्न प्रोसीजर मतलब वन ऑफ द एक सिस्टम पेपर वाला, कागज वाला, ठीक है, वो कागज में सब चीज़ लिखा है, अप्रूवल का लेवल 3 का साइन है, वो प्रिपेयर किया है लेवल 2 ने या नहीं, या लेवल 3 भी प्रिपेयर कर सकता है, लेवल 2 भी प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, उसका साइन वगैरह है कि नहीं है वो सब चीज़ देखना है, वो एक वन ऑफ द कागज है रिटर्न प्रैक्टिस, ठीक है, नथिंग एल्स। ओके, The NDT level 1 should receive necessary instruction of the supervision from the certified NDT level 2 and level 3. Okay, level 1 जो है वो कर क्या सकता है, इतना सारा समझा दिया है। लेवल 1 है, लास्ट लाइन में ऐसा भी लिखा है कि लेवल 2 उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, लेवल 3 भी उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब आपको काम दिखाएगा। लेवल 3 भी दिखा सकता है, मे बी लेवल 2 भी दिखा सकता है, तो आपको करना है। साहब मैं तो लेवल 2 का नहीं मानेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेवल 1 है आप तो आपको वो जो इंस्ट्रक्शन देता है वो काम करना पड़ेगा, जैसा एनडीटी के बारे में, ठीक है। ओके, तो लेवल 1 है कैलिब्रेशन कर सकता है, लेवल 1 एनडीटी परफॉर्म कर सकता है, लेवल 1 को इंस्ट्रक्शन मिलता है, लेवल 2 या लेवल 3 से वो कर सकता है। अगर इंटर इंस्ट्रक्शन है तो वो इवेल्युएशन भी कर सकता है, ये लेवल 1 का ड्यूटी है। लेवल 2 का ड्यूटी क्या है, तो लेवल 2 इंडिविजुअली शील है सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्ड टू बी क्वालिफाइड सेट of the calibration equipment, interpretation, evaluation result with respect to code standard and specification। अगर कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लेवल 2 के लिए रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, लेवल 3 का, लेवल 2 कर ही सकता है। लेवल 2 का वो ड्यूटी ही है कि आपको एनडीटी करने गए, आप परफॉर्म भी कर सकते हैं एनडीटी, आप कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं, आप एनडीटी करने गए तो एक्सेप्ट रिजेक्ट भी बोल सकते हैं। कोई भी आपको मतलब वहां पे कोई डिसकंटिन्यूटी मिला, लीनियर इंडिकेशन मिला, राउंडेड इंडिकेशन मिला, जो भी है वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन जब मिलता है तब आप वो कर सकते हैं, ठीक है। लेवल 2 शुड बी थ्रूली फैमिलियर विथ स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द मेथड for the qualified and exercise assigned responsibility and job of the training and guidance of the training level 1 person। okay, level 2 जो है, level 2
लेवल 2 उसको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट अगर करने गया है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में वो लेवल 2 है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि भाई उसका लिमिटेशन क्या है, स्टेनलेस स्टील में नहीं कर सकता है वो उसको पता होना चाहिए, वो कितने डेप्थ तक कर सकता है वो भी उसको पता होना चाहिए। मतलब कोई भी एनडीटी में लेवल 2 है तो वो मेथड का कम से कम लेवल 2 को तो इसका लिमिटेशन पता ही होना चाहिए, और लेवल 2 है वो लेवल 1 को काम भी देते आना चाहिए, मतलब काम उसको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा काम करो, गाइडेंस कर देना चाहिए कि लेवल 1 साहब मेरे को नहीं पता है कैसे लेवल 1 को गाइड करते हैं, हम काम को नहीं पता है, तो क्या घंटा आप लेवल 2 हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पता भी होना चाहिए कि लेवल 1 को कैसे गाइड करना है, वो सब चीज भी लेवल 2 को पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 शुड एबल टू रिकॉग्नाइज द रिपोर्ट एंड रिजल्ट ऑफ एनडीटी टेस्ट। ओके, लेवल 2 एक्स्ट्रा में क्या कर सकता है, वो रिपोर्ट भी बना सकता है, रिपोर्ट को साइन भी कर सकता है, और लेवल 1 वो नहीं कर सकता है। तो लेवल 1 का ड्यूटी क्या है, कैलिब्रेशन कर सकता है, एनडीटी परफॉर्म कर सकता है, अगर रिटर्न इंस्ट्रक्शन है तो वो इवेल्युएशन भी कर सकता है। अदरवाइज लेवल 1 जो है उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शन लेवल 2 या लेवल 3 का मिलेगा तो वो काम कर लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। लेवल 2 का ड्यूटी क्या हो गया, एनडीटी परफॉर्म भी कर सकता है, एनडीटी को कैलिब्रेशन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन, मतलब जो एनडीटी जैसे कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में वो लेवल 2 है तो वो उसका कैलिब्रेशन वगैरह सब चीज उसको आना चाहिए, एनडीटी परफॉर्म करना चाहिए, और इवेल्युएशन एज पर कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी करना चाहिए, उसको थ्रूली फेमिलियर भी होना चाहिए। उसके बाद वो रिपोर्ट भी बना सकना चाहिए। रिपोर्ट नहीं बना साहब, हमको रिपोर्ट बनाना नहीं आता है, तो घंटा नहीं चलेगा, आपको वो सब चीज पता होना चाहिए। लेवल 3 का ड्यूटी क्या है, लेवल 3 का ड्यूटी क्या है, तो वो डिस्कस करते हैं। Level 3 individually should have sufficient technical knowledge and skill to be capable developing, qualifying and approving the procedure. Okay, level 3 जो है उसको हैव सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है और लेवल 3 हो जाएंगे तो प्रॉब्लम, वैसे भी वो पास तो नहीं होंगे, अगर इन केस लक बाय चांस पास भी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये टेक्निकल नॉलेज नहीं पता होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं। आपको लेवल 3 बन गए हैं तो आपको सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज होना ही चाहिए। ओके, टू बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग, क्वालिफाइंग एंड अप्रूविंग द प्रोसीजर, उसको डेवलप भी कर देना चाहिए और क्वालिफाई भी कर देना चाहिए वो प्रोसीजर को। जनरली होता है ना, हमारे पास तो बहुत सारे आते रहते हैं कि साहब मेरे पास रिटर्न इंस्ट्रक्शन, मेरे पास एक प्रोसीजर है, वो आप साइन कर दीजिए, तो इसी की वजह से हमारे पास क्यों आता है, क्योंकि भाई वो लेवल 3 का ड्यूटी है, लेवल 3 कर सकता है, वो अप्रूव भी कर सकता है प्रोसीजर को, इसके लिए वो अप्रूव कर लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इस्टेब्लिशिंग एंड अप्रूविंग द टेक्निक्स, वो टेक्निक्स को अप्रूव भी, मतलब अप्रूव्ड का होता है ना, कुछ लोग होता है ना प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय एंड अप्रूव्ड बाय, ऐसा होता है ना रिपोर्ट का अंदर 3 फॉर्मेट में, नीचे नीचे शायद कुछ के पास, किसी के पास 2 ही रहता है, अप्रूव्ड एंड रिव्यूड बाय, या तो फिर ऐसा होता है कि खाली रिव्यूड बाय, ऐसा करके होता है ना, प्रिपेयर्ड बाय, रिपोर्ट जो बनाता है उसको, तो वो कोई भी इस्टेब्लिशिंग द अप्रूविंग द टेक्निक्स भी होना कर देना चाहिए। इंटरप्रिटेशन, कोड, स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड, अगर वो कोड को ही पढ़ नहीं सकता है लेवल 2 तो कुछ काम का नहीं है, स्टैंडर्ड को पढ़ नहीं सकता है तो कुछ काम का नहीं है, स्पेसिफिकेशन को पढ़, कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन को वो पढ़ लेना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली आइडिया होना चाहिए। एंड प्रोसीड्यूर एंड डेजिग्नेटिंग द पर्टिकुलर एनडीटी मेथड। ओके, और डेजिग्नेटिंग एनडीटी मेथड मतलब कौन से मटेरियल में कौन सा एनडीटी मेथड परफॉर्म करना है, वो भी डिसीजन कौन लेता है, लेवल 3 लेता है। लेवल 2 ले लेगा डायरेक्ट डिसीजन, साहब ये मेथड में हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर लेते हैं, इजी रहेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। लेवल 3 का ही ड्यूटी है, वो लेवल 3 ही कर सकता है। जो डिजिग्नेटिंग द पर्टिकुलर एनडीटी मेथड मतलब कौन सा मेथड किस में परफॉर्म करना है, कौन से मटेरियल, लॉन्ग सिम हो या सक्सीम हो या डक्ट हो या आपका फैब्रिकेशन हो, ऑयल गैस का पाइपलाइन हो, जो भी है, कौन सा मेथड परफॉर्म करना है ना, वो लेवल 3 ही डिसाइड कर सकता है। ठीक है, ओके। टेक्निक्स एंड प्रोसीजर टू बी यूज, वो टेक्निक्स भी पता होना चाहिए उसको, कौन सा प्रोसीजर यूज करना है वो। ओके, लेवल 3 शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनडीटी ऑपरेशन विच क्वालिफाइड एंड असाइंड एंड शुड बी कैपेबल टू इंटरप्रिटिंग, इवेल्युएटिंग रिजल्ट टर्म इन एग्जिस्टिंग कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। कोई भी एनडीटी का परफॉर्म करने जाते हैं तो वो सब चीज़ें लेवल 3 को पता होना चाहिए, और कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कैसे काम करवाना है वो भी लेवल 3 को पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेवल 3 should have a sufficient practical background
प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। साहब हमको तो पता नहीं है कास्टिंग में कैसे एनडीटी होता है, कास्टिंग में कैसे यूटी होता है, कास्टिंग में कैसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट होता है, हमको पता नहीं है, लेकिन लक बाई चांस पेपर था तो मैं पास हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सुफिशिएंट प्रैक्टिकली बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, मटेरियल हो, फैब्रिकेशन हो, या प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का इंस्टेब्लिशिंग रिक्वायरमेंट हो, या टेक्निक्स हो, असाइन द इंस्टेब्लिशिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी वो डिसाइड कर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारा ऐसा चलता है। अंकलेश्वर में एक मटेरियल था और वो टैंक बनाया गया, वो टैंक का कोई माई बाप नहीं है, ना तो कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन है। क्लाइंट को खाली चाहिए था भाई एक खाली पानी भर सके वैसा एक टैंक बना दे। कौन सा कोड, वो कोड जरूरत नहीं है, खाली तुम मुझे बना दे। वैसे कोई मटेरियल है, उसमें समझो मैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने गया, या तो कोई टेक्नीशियन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने गया, तो उसमें पोरोसिटी या पिन होल या जो भी है लीनियर इंडिकेशन वगैरह मिला, तो उसका ना तो कोड है तो आप वहां पे नहीं देख सकते हैं, ना तो स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि क्लाइंट ने तो ऐसा ही खाली फोन पे और मेल पे एक बात हुआ कि जस्ट काइंडली सेंड मी योर वन ऑफ द टैंक एंड उसका इतना लीटर होना चाहिए और ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड कोड का स्पेसिफिकेशन का जरूरत नहीं, मुझे खाली बना के दे दो वो टैंक। तो ना तो उसमें कोड यूज हुआ है, ना तो स्पेसिफिकेशन यूज हुआ है, ना तो उसका स्टैंडर्ड कोई है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसमें कोई लीनियर इंडिकेशन आया तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहां से लेंगे? तो उसी के लिए लेवल 3 को वो क्राइटेरिया पता होता है तो वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ओके ठीक है। अभी लेवल 3 और क्या कर सकता है? लेवल 3 शुड हैव जनरली फैमिलियर विथ अदर एप्रोप्रिएट एनडीटी मेथड। तो खाली लेवल 3 खाली मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में ही लेवल 3 हो गए तो उसको क्या आरटी का नहीं, उसको आरटी का भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए तो ASNT-TC जो है, ASNT जो ऑर्गेनाइजेशन है, ASNT सर्टिफिकेशन है, वो लेवल 3 का एग्जाम लेती है ना। लेवल 3 का बेसिक एग्जाम होता है, लेवल 3 का मेथड एग्जाम होता है, और स्पेसिफिक एग्जाम जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉय लिए जाते हैं। उसका रीजन ही यही है कि बेसिक उसको इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो कि डेमोस्ट्रेट करता है ASNT लेवल 3 बेसिक एग्जामिनेशन एंड अदर मींस। ओके दूसरी बात, लेवल 3 और क्या कर सकता है, करना चाहिए उसको, क्या इंफॉर्मेशन और होना चाहिए? लेवल 3 इन द मेथड इन विच द सर्टिफाइड शुड हैव sufficient technical knowledge and skill to be capable training। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को ट्रेनिंग भी देना चाहिए। फिर लेवल 3 बन गया, अरे हमको पता नहीं है कैसे लेवल 2 को ट्रेनिंग देना चाहिए, तो वो नहीं चलेगा। लेवल 3 है वो लेवल 1 को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, लेवल 2 को भी ट्रेनिंग देना कैसा करना चाहिए वो पता होना चाहिए। लेवल 3 का भी कैसे होता है ट्रेनिंग वगैरह, उसकी कंपनी में होता है ना। कुछ लेवल 3 होते हैं, उसके नीचे लेवल 3 का ट्रेनिंग भी होता है, वो लोग लेवल 3 को ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा होता है ना। तो वही मैं समझा रहा हूं, नया कोई रॉकेट नहीं है। तो ओके, दूसरा हम स्टार्ट करेंगे विजुअल एग्जामिनेशन। चलो लेवल 1 का ड्यूटी समझ लिया, लेवल 2 का ड्यूटी समझ लिया, लेवल 3 का ड्यूटी समझ लिया, लेकिन हमको आंख, हमारा मुंडी के अंदर जो आंख है ना वो तो प्रॉपर होना चाहिए। वही अगर मेरे आंख ही हम प्रॉपर देख नहीं पाते हैं तो प्रॉब्लम। तो नियर विजन है, तो यहां पे ऐसा लिखा है नियर विजन है। नियर विजन जनरली हम सर्टिफिकेट में क्या लिखते हैं? J1 ऐसा लिखते हैं ना सर्टिफिकेट में, जनरली J1 लिखते हैं, J2 ग्रूव लिखते हैं, जिगलर J1 मतलब जिगलर J1, जिगलर J2, जिगलर J3 ऐसा होता है ना। तो कोड क्या बोलता है उसके ऊपर? ASNT-TC 1A 2020 क्या बोलता है? वो ऐसा बोलता है एग्जामिनेशन शुड एंश्योर नेचुरल मतलब बिना गोगल्स पहने, और करेक्टेड मीन्स गोगल पहने। कुछ लोग होते हैं ना अंदर डालते हैं वो, या फिर कुछ पानी वगैरह डालते हैं तो क्लीन, नीट एंड क्लीन कुछ 12 घंटे के लिए होता है। कुछ लोग वो भी यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं, अंदर के आंख के अंदर की ब्लैक जो है उसके अंदर यूज करते हैं ना, हीरोइन बड़े लोग यूज करते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा करेक्टेड, अदरवाइज कोई लोग गोगल्स पहनते हैं तो गोगल्स भी पहन सकते हैं, तो वो नियर विजन है। वैसे चश्मा पहने, बिना चश्मा पहने, या करेक्टेड किए, बिना करेक्टेड किए, एक्यूरेसी एटलीस्ट 1 आई, दोनों में से एक आंख का आपका such as applicable such that the applicant is capable to reading minimum Ziegler letter G2। मिनिमम Ziegler letter G2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ J2? तो यहां पे मैंने चार्ट दिखाया, देखो यहां पे J11 है, देखा आपने, यहाँ पे J11 दिखाया है, इसके देखो नंबरिंग कितने बड़े हैं। फिर यहाँ पे J10 दिखाया है, यहाँ पे J9 है, यहाँ पे J8 है, यहाँ पे J7 है, यहाँ पे J6 है, यहाँ पे J5 है, ये J4 है, ये J3 है, ये J2 है,
AJ1 है, ठीक है। तो देखा जाए तो आपको मिनिमम कोड क्या बोलता है, मिनिमम तो J2 पढ़ ही लेना चाहिए, मिनिमम अप टू 12 इंच, 12 इंच से दूर नहीं, 12 इंच तक आपको रखना है। समझो ये मेरा कोड है, तो ऐसे ये बुक है तो ये 12 इंच, यहाँ आंखों से ये जहां पढ़ना है उसका डिस्टेंस 12 इंच या 12 से कम होना चाहिए, और आप मिनिमम J2 तो पढ़ लेना चाहिए। J2 मतलब इसका नंबर का साइज होता है, ये जो है ना नंबरिंग का साइज होता है, यहाँ पे साइज वगैरह बढ़ता जाता है। देखो तो ये J11 बड़ा साइज वाला है, देखो ये बड़ा है ना, बड़ा दिखता है ना, एट्रैक्ट बड़ा दिखता है। यहाँ पे फील्ड उससे छोटा द, इससे छोटा सैंड, इससे छोटा एबल, इससे और छोटा ये, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, सबसे छोटा J1। मतलब 12 इंच की मिनिमम दूरी और मैक्सिमम नहीं जाना है आपको, मिनिमम उससे और या उससे कम, 12 इंच से कम आप मिनिमम J2 पढ़ लेने चाहिए। मिनिमम लिखा है, बहुत सारा है ना लेवल 3 हमसे आर्ग्यू करते हैं, भाई कोड ने तो J2 लिखा है, आपने J2 क्यों नहीं लिखा, J1। अरे भाई मिनिमम लिखा है, J1 लिखा है तो वेल एंड गुड, तो आप अच्छा कर सकते हैं ना। आप J3 नहीं लिख सकते लेवल आपका सर्टिफिकेट के अंदर, J3 लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं है। J2 आपको मिनिमम देख लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जब आंख चेक करवाने गया तो मुझे पता चला कि मेरा J1 है, तो मेरे सर्टिफिकेट में क्या J1 डालेगा, यस J1 डालना पड़ेगा। आप जो आपका आंख है वो ही डालना पड़ेगा। कुछ लोगों को पता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक है ना एक सेशन था, ऑनलाइन ही सेशन था, एक लेवल 3 ने ऐसा बोला कि भाई कोड तो ऐसा बोलता है J2 डालना चाहिए, आपने J1 क्यों डाला। अरे भाई उसका आंख ओके था, J1 इज वेल एंड गुड, मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम नहीं लिखा है। यहाँ पे देखो, इसके लिए मैं समझाता हूं, मिनिमम ऑफ जिगलर लेटू J2 जो है वो पढ़ लेना चाहिए। मतलब ये हुआ कि J3 नहीं चलेगा, J2 चलेगा, J1 चलेगा, तो ये सब चीज चलने वाली चीज है, ठीक है। बाकी आप ऐसा बोलेंगे कि यार नहीं, मैं तो मेरा आंख है J1 है, फिर भी मैं J2 ही सर्टिफिकेट में डलवाता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है वो फैक्ट वैल्यू डालना पड़ेगा, आप गलत वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर गलत डाला तो आपका सर्टिफिकेट में कोई पकड़ेगा तो आपके साथ कांड हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ओके, J2 मिनिमम दो में से कोई एक आंख समझो अंधा है और एक आंख ओके है, एक आंख मेरा J1 या J2 देख सकता है, मिनिमम J2 देख सकता है, देन यू कैन डू NDT लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके, and equivalent type of size letter and distance designated a chart but not less than 12 inch। देखा यहाँ पे है ना, नॉट लेस देन 12 इंच, ये भी लिखा है स्टैंडर्ड जिगलर चार्ट। तो ये मैं स्टैंडर्ड जिगलर चार्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाया है, तो आपको पता चलेगा बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा 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 नंबरिंग सिस्टम ऐसे होते जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लो। ओके, अभी कलर ब्लाइंडनेस के लिए इशिहारा चार्ट होता है, उसका टेस्टिंग होता है। ये जो चार्ट है उसमें 32 प्लेट है, यहाँ पे लिखा है ना टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर कलर ब्लाइंडनेस, 38 प्लेट्स लेटेस्ट एडिशन, सॉरी 38 प्लेट, ठीक है। इसमें ये क्या नंबर है ये आपको पता होना चाहिए, ये नंबर आपको पता होना चाहिए, ये नंबर पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, पहला है 6 नंबर, दूसरा 29, तीसरा है 57, उसके बाद 5 है, ऐसे अलग अलग। यहाँ पे आपको डॉक्टर के पास भी जाओगे तो आपका कलर ब्लाइंडनेस भी ऐसे ही चेक किया जाता है। कुछ ऐसे प्लेट्स है जो आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत कंफ्यूज हो गए, ये प्लेट ऐसा है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर वो जो इसको कलर ब्लाइंडनेस है ना उसको दिख जाएगा, इसमें इसको कोई एक नंबरिंग का पैटर्न दिखेगा, समझे आप। तो ऐसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस चेक करवाना है और आपको कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएशन, द एग्जामिनेशन शुड डेमोस्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग and differentiating contrast among the color or shade grade used in method and determine the employer. This should be conducted upon the initial certification 5-year interval। आपको इशिहारा चार्ट मैंने यहाँ लिखा है ना, इशिहारा चार्ट, तो जनरली 5 साल के अंदर आपको एक बार कलर ब्लाइंडनेस चेक करवाना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे भाई एक बार नहीं है तो क्या हो गया, नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैंने चेक करवाया तो फिर 10 साल के बाद भी मुझे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। 5 साल चलो चला गया, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे आपको मार लग गई और आंखों में कांड हो गया, तो हो सकता है ना, कलर ब्लाइंडनेस में भी आ सकता है, ये तो नेचुरल है, कभी भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कोड क्या बोलता है, कोड ऐसा बोलता है एवरी 5 ईयर में आपको चेक करवाना चाहिए। ओके, नियर विजन, आप जो आंखों का नियर विजन J1 J2 J3 ये सब चीज में समझाया, जिगलर लेटर है वो आपको जनरली
एन्युअली करना चाहिए। एन्युअली मतलब एवरी ईयर। तो जनरली कुछ कुछ कंपनियां में हर साल आपका आंखों का नियर विजन एग्जामिनेशन होता है। आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास जाओ और जाके आने का आपका आंख कैसा है नहीं है वो सब चीज। कुछ स्टैंडर्ड कंपनियां, बाकी अलीबाबा है वो चीला चालू कंपनियां है, वो तो साल तो क्या जब ज्वाइनिंग के टाइम पे भी मेडिकल नहीं करवाती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कोड क्या बोलता है? कोड ऐसा बोलता है एवरी ईयर में आपको नियर विजन चेक करना है और कलर ब्लाइंडनेस आपको एवरी 5 ईयर में चेक करना है। ओके, विजन एग्जामिनेशन एक्सपायर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ एक्सपायरेशन। अभी विजन एग्जामिनेशन आपने ईयर में किया, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपका आपको सर्टिफिकेट जो है वो उसका आपको इश्यू हुआ। आज कितना तारीख है? सर्टिफिकेट आज कितना तारीख है? 10/9/2022 पे आपको मिला, ठीक है सर्टिफिकेट। उसका एक्सपायरी हो रहा है आपका 9/9/2022, 23, 24, 25, 26, 27, समझो मैं 5 साल के लिए दे रहा हूं, ठीक है, 5 ईयर के लिए दे रहा हूं सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी मैं ये समझाऊं आपको कि यहां पे क्या लिखा है, विजन एग्जामिनेशन एक्सपायर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ एक्सपायरेशन। तो आपका विजन एग्जामिनेशन क्या 9 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा? नहीं, आपका ये मंथ का लास्ट दिन कौन सा है? ये मंथ का जो भी है 30 तारीख होगा, राइट? 30 तारीख होगा या 31 होगा, जो भी है लास्ट डे जिस दिन होगा 30/9/2027 पे आपका क्या एक्सपायर होगा? क्या एक्सपायर होगा? आपका नियर विजन एग्जामिनेशन एक्सपायर होगा। समझे? सिंपल बात। आपका नियर विजन एग्जामिनेशन है वो 30/9/2027 तक एक्सपायर हो जाएगा। आपको यहां पे यही लिखा है, विजन एग्जामिनेशन एक्सपायर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ एक्सपायरेशन। मंथ ऑफ एक्सपायरेशन जो होता है, जिस मंथ का रहता है उसी मंथ का लास्ट डे के अंदर एक्सपायर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 तारीख के 9 तारीख के बाद खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखा है। ओके, अभी हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो जस्ट मैंने एग्जांपल करने के लिए दिखाया है। ये कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट ऐसा होता है, नया कोई रॉकेट नहीं है। इसमें क्या नंबरिंग है वो दिखाना है। ये 7 नंबर है, ये शायद 13 नंबर, ये क्या है 13 नंबर है, ये 16 नंबर है, 12, 8, 6, 29, 57 ऐसा करके आपको पढ़ना आना चाहिए। कुछ कुछ में आपको पैटर्न दिखाया ना, कुछ पैटर्न ऐसी होती है कि आपको कुछ पता घंटा चलेगा ही नहीं। जैसे कि ये 32 नंबर का प्लेट, तो ये जो प्लेट है उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ है क्या क्या है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस जिसको होगा उसको इसमें कुछ नंबरिंग दिखेगा। तो ऐसा भी होने का चांसेस है। तो ये सब चीज़ आपको समझना जरूरी है। ओके, अभी जनरल एग्जामिनेशन, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जो लोग लेवल 1 एंड लेवल 2 करना चाहते हैं उन लोगों को जनरल एग्जामिनेशन होता है। उसका दूसरा एग्जामिनेशन होता है स्पेसिफिकेशन एग्जामिनेशन होता है। तीसरा है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। तो जनरल एग्जामिनेशन है, जनरल एग्जामिनेशन शुड एड्रेस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एप्लीकेबल मेथड। मतलब समझो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने जा रहे हैं आप, तो आपका जब जनरल एग्जाम होगा वो आपका बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। जब आप स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होगा तो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन जो है वो इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है, एनडीटी टेक्नीशियन है वो, और इंडिविजुअली एनकाउंटर ड्यूरिंग स्पेसिफिकेशन, असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट कहाँ पे जाने वाला है वो, मतलब आप कहाँ पे काम करने वाले हैं उसके ऊपर प्रैक्टिकल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो रिटर्न प्रैक्टिस एम्प्लॉयर की है, उसमें लिखा है कि भाई स्पेसिफिकेशन एग्जाम आपका ऐसा लेना है, तो उसके हिसाब से पूछा जाएगा। हाँ, याद रखो ये स्पेसिफिकेशन एग्जामिनेशन में आप कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी ऐड कर सकते हैं। अभी कुछ लोग मुझे पिछले बैच में ऐसा बोले थे कि सर आपने बोला था कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन वो तो ओपन बुक रहता है, वो तो कभी याद रखने का जरूरत नहीं है, हमको ओपन में करना। तो भाई ये स्पेसिफिक एग्जाम है वो भी ओपन बुक एग्जाम है, डोंट वरी। ये है क्लोज बुक एग्जाम है, डोंट वरी। ये क्लोज बुक एग्जाम, ये ओपन बुक एग्जाम। दूसरा आता है हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, तीसरा, जब प्रैक्टिकली आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करके इसमें दिखाना है, इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट आप करेंगे तब 10 पॉइंट रहेगा। उसमें 10 पॉइंट, आप कैसे मशीन रखते हैं, मशीन का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं उसके 1 से 10 पॉइंट। उसके बाद
आप मशीन को हैंडल कैसे करते हैं उसके 1 से 10 पॉइंट, आपको कोई डिसकंटिन्यूटी मिला तो उसको आप इवेल्युएट कैसे करते हैं उसका 1 से 10 पॉइंट, उसके बाद आप परफॉर्म जो करते हैं, और ये जो हमारा पिचकारी मारते हैं, पिचकारी तो नहीं बोलेंगे, बात, ठीक है, ये बात आप मारते हैं तो बात मारने का तरीका कैसा है, एंगल कैसा है, वो सब चीज़, तो ये सब चीज़ के हिसाब से 10 पॉइंट डिसाइड किया जाता है, उसके हिसाब से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है लेवल 1 एंड लेवल 2 का। तो ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया, ठीक है। अभी आते हैं लेवल 2 का भी प्रैक्टिकल, तो उसमें भी वैसा ही सेम रहता है, 10 पॉइंट रहते हैं, आपको एक प्लेट दे दिया जाता है, ये प्लेट के अंदर आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, ऑलरेडी नॉन प्लेट रहता है, इसमें जितना भी डिसकंटिन्यूटी हो पूरा का पूरा आपको मिलना चाहिए। फिर सर 10 डिसकंटिन्यूटी या 5-6 डिसकंटिन्यूटी था और आपको तो खाली 3 ही मिला, तो ऐसा नहीं चलेगा, तो आप फेल गिने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सब चीज लिखा हुआ है, देखो, वाइल द नॉर्मल स्कोर इज प्रैक्टिकल परसेंटेज बेसिस एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड कंटेन तो चेक पोस्ट फेलियर सक्सेसफुली कंप्लीट द रिजल्ट ऑफ फेलियर, तो आप फेलियर भी गिने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 डिफरेंट चेक पोस्ट दिए गए हैं, वो चेक पॉइंट जो है उसको आपको परफॉर्म करना है, देखना है, करवाना है, ठीक है। ओके, अभी आपका एग्जामिनेशन तो होगा, लेकिन क्वेश्चन कितने रहेंगे, मैंने ये तो बोला नहीं क्वेश्चन कितने रहेंगे, तब जब आप कोई भी, यहाँ पे देखो 16 का 16 मेथड है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा उसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे 16 का 16 मेथड दिया गया है, ये 16 का 16 मेथड में आपको कौन सा करना है, समझो आप मैग्नेट लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट कर रहे हैं, तो लेवल 1 है तो उसमें 40 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन में रहेंगे, जनरल पेपर और स्पेसिफिक पेपर, ये दोनों मैंने समझाया। जनरल पेपर जो है उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, लेवल 2 करने जाते हैं तो जनरल में 40 क्वेश्चन रहेंगे और स्पेसिफिक करने जाते हैं तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, या यहाँ पे भी लेवल 1 के लिए भी 20, लेवल 2 के लिए। अभी हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट की बात करते हैं, कहाँ गया मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, है किधर दिख रहा है भाई पीछे वाले लोग? ओके, दूसरा पेज में होगा शायद, ऐसा डोंट वरी। हाँ, ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, समझो आप लेवल 1 करना चाहते हैं तो 40 क्वेश्चन जनरल में होगा, या तो फिर लेवल 2 करना चाहते हैं तो 40 क्वेश्चन रहेगा, या तो स्पेसिफिक आप करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक में भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेगा। तो नया कोई रॉकेट, ये है ना रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है साहब, मेरे को तो 28, मेरे को तो 40 की जगह भी करीबन 85 क्वेश्चन आए थे, तो फिर आप तो बोल रहे थे 40 होना चाहिए। भाई ये एक रिकमेंडेशन है, ये SNTTC 1A 2020 का रिकमेंडेशन है कि ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए आपको, बाकी नहीं भी करना है। इसमें आप प्लस है, चलो 40 की जगह आप 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, आप 100 भी ले सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको जनरली जब किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है वो लोग 40 लेंगे तो चलेगा, ऐसा एक गाइडलाइन करता है आपको, ठीक है। नया कोई रॉकेट नहीं है, तो ऐसा एक क्वेश्चनिंग सिस्टम है, ठीक है। ओके, अभी इंटरप्टेड सर्विसेज एंड लास्ट टॉपिक बच गया है रीसर्टिफिकेशन। ये दोनों करने के बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे हम लोग बाद में क्लोज करते हैं। एक इंटरप्टेड सर्विसेज, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर जनरली रिटर्न प्रैक्टिस होता है, रिटर्न प्रैक्टिस जो है उसमें इंटरप्टेड सर्विस, आपको समझो L&T में आप जॉब कर रहे हो और L&T से आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट तो दे दिया गया, L&T से ही आपको मिला, L&T से आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट मिला, मतलब आपने एग्जाम वगैरह दिया और आपको सर्टिफिकेट मिला, फिर आप L&T छोड़ेंगे तो फिर आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं गिना जाएगा। एम्प्लॉयर बेस्ड होता है ना, एम्प्लॉय बेस्ड एंड एम्प्लॉयर बेस्ड, ऐसा सर्टिफिकेट होता है ना, 2 टाइप के। आप अगर पर्सनली एग्जामिनेशन देते हैं और आप पैसा दे के कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, हमारे जैसे यहाँ पे छोटे मोटे लोग हैं हम लोग, तो हमसे जब इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करेंगे और आप सर्टिफिकेट लेंगे तो वो आपका पर्सनल हो गया, और आप कोई कंपनी में अंदर जाएंगे और कंपनी से आप लेंगे सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट वो कंपनी आप छोड़ेंगे तो वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सब चीज एम्प्लॉयर की रिटर्न प्रैक्टिस है ना, उसमें लिखा होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरप्टेड सर्विस। तो फिर उसका री सर्टिफिकेशन कैसे करने का, रिक्वालिफिकेशन कैसे करने का, री एग्जामिनेशन कैसे करने का, वो सब चीज भी उसकी रिटर्न प्रैक्टिस में दिया रहता है। ओके, अभी री सर्टिफिकेशन, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं सर कितना वैलिड रहेगा हमारा सर्टिफिकेट। भाई आपका सर्टिफिकेट जनरली लेवल 3 के ऊपर डिपेंड है कि कितना वैलिड, वो 2 साल भी रख सकता है, 3 साल भी रख सकता है, 5 साल भी रख सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमम इंटरवल है वो 5 साल से ज्यादा नहीं रखना। फिर आप बोलेंगे कि मेरे को 10 साल का कोई एक लेवल 3 था, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब 10 साल के लिए NIT लेवल 2 सर्टिफिकेट दे दिया, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि कोड ऐसा क्लियर बोलता है, रिकमेंडेशन मैक्सिमम रीसर्टिफिकेशन इंटरवल 5 ईयर, ऑल सर्टिफिकेशन
और सर्टिफिकेट लेवल, मतलब लेवल 1 का करो तो भी मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलेगा। 5 साल के लिए बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ऑलरेडी एक सेशन था उसमें मैंने ये सब चीज़ डेप्थ में समझाया था। किस लोगों का क्वेश्चन था कि भाई सर हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं तो हर बार रिन्यू क्या करवाने का जरूरत है, रिन्यू क्यों करवाएंगे? अरे भाई रिन्यू नहीं करवाएंगे, 5 साल तक आप बैठे रहे और फिर आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट या यूटी करने गए और आपको कुछ पता नहीं था, इसके लिए आपने एक्सेप्ट दे दिया, वहां पे क्रैक था, वहां पे वो जॉब फटा और जॉब फटा तो बहुत सारे लोग मर गए, तो किसका जिम्मेदारी? इसी की वजह से भाई रिन्यूअल, रिसर्टिफिकेशन ये सब चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। एपीआई है तो उसका 3 साल का रिन्यूअल रहता है, सिस्विप है उसका 5 साल का रहता है, बिगेस का 5 साल का, नेस का 5 साल का। ओके, उसके बाद ये जो है हमारा किसका है, ये एनडीटी लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उसका भी 5 साल का है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अपना अपना रिक्वायरमेंट है वो रिसर्टिफिकेशन का, तो जनरली 5 साल के लिए होता है। ओके, वो जो 5 साल के लिए आप करते हैं, 5 साल के बाद करते हैं, ऑल लेवल एनडीटी पर्सन शुड बी recertified periodically accordance with one of the following criteria। तो एविडेंस ऑफ कंटिन्यूअस सेटिस्फैक्टरी टेक्निकल परफॉर्मेंस, आपको एक कंटिन्यूअस सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आपने कंटिन्यूअस काम किया है ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए। री एग्जामिनेशन दोज पॉइंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द सिलेक्शन अबाउ डीम्ड एंड नेसेसरी टू एम्प्लॉयर्स। लेवल 3 डिसाइड करेगा कि आपका एग्जाम लेना है कि नहीं लेना है। जनरली लेवल 3 एग्जाम कुछ में लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, कुछ लोग डायरेक्टली रिसर्टिफाइड कर देते हैं, तो चलता है, आपके डिपेंड ऑन लेवल 3। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग पूरा का पूरा टेक्निकली सपोर्ट करेंगे। ओके, दूसरी बात मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, जिन लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप, वैसे हम तो बहुत सारे सेशन करते रहते हैं मेरे भाई, लेकिन आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना है हमसे तो पूरा का पूरा लेक्चर आपको ऑनलाइन मिलेगा और आपके जीमेल एड्रेस के ऊपर मिलेगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। हमने वैसे बहुत सारे सेशन कर चुके हैं, सिस्विप का पूरा सीरीज फिनिश कर दिया है, बिगेस का कुछ सीरीज फिनिश कर दिया है, हमने एपीआई का भी कुछ सीरीज फिनिश किया है, हमने कोड तो बहुत सारे फिनिश कर दिए हैं। ठीक है, और हमने एनडीटी के भी बहुत सारे सीरीज फिनिश किए हैं। आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए वीडियो का तो 499 में एक ही बार पेमेंट फॉर लाइफ में, वो मेल अपडेटेड रहेगा ऑटोमेटिकली। हम यहाँ से अपडेट करेंगे ना, हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वो बस खाली मेल को सेव करके रखना है, जीमेल ड्राइव को आपको सेव करके रखना है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और लाइफ टाइम मेंबरशिप है वो भी आप ले सकते हैं, दीपेश पटेल से कांटेक्ट कर सकते हैं या तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं आप ये जो नॉलेज है वो आपके करियर में आप आगे यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।